Please subscribe and share SWA News. कि भारत में मुसलमानों को सेवा संघ की कैंपस के ऊपर बुलडोजर चलाया गया था और कारण नदीम खान साहब के साथ जिस तरीके से गैर कानूनी बर्ताव किया गया वो कारण है, लेकिन ज़्यादा बड़ी उस पे जो अब सरमुखत्यारी की तरफ हमारा प्रशासन और पुलिस तंत्र चला जा रहा है और जो दंडाशाही लोकशाही को रिप्लेस कर रही है, उसके खिलाफ सिटीजन्स की आवाज़ उठाने के लिए भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जो नागरिक संविधान और इस मुल्क के न्याय गारंटी के साथ खड़े हैं, उनकी ये अन्यायी रवैये के खिलाफ की आवाज़ उठाने के लिए भी ये किया गया, क्योंकि इस सरकार ने कम्युनल होकर उसका जो नफ़ा उनको राजनीति और सत्ता हड़पने के लिए मिलता है वो देखा है, और इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनल पोलराइजेशन को अपना कर्तव्य समझने लगी है। ये भले से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ का प्रोग्राम वो कर रहे हो, लेकिन उसमें से वो सारे जो माइनॉरिटीज़ है उनको एक सिग्नल भेज रही है कि आप भी लाइन में रहिए वरना आपका नंबर भी आएगा। देखिए, कौन लाया था, क्या हुआ था, कौन उसका महत्व नहीं है, कौन उसका गैर कानूनी उपयोग कर रहा है, कौन उससे हमारी लोकतंत्र की प्रक्रिया को करप्ट कर रहा है, उसका ज़्यादा मायने रखता है। और जब जब हमें ये पता चलता है कि भाई उसमें कुछ गड़बड़ी धांधली की गई है, तो ये हमारा फर्ज बन जाता है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। देखिए, क्यों कोई कामयाब नहीं हुआ और क्यों कोई कामयाब हुआ है, वो बात पे बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आरएसएस आज हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और उसके खिलाफ लड़ना, हम जो लोग संविधान को मानते हैं और संविधान में सुरक्षित जो सारी अधिकार है उसके लिए लड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक टारगेट है, एक दुश्मन है, और वो आरएसएस है। और उस आरएसएस के खिलाफ लड़ना ये हमारा कर्तव्य है। क्यों मुस्लिम संगठन कामयाब नहीं हुए, क्यों हिंदू का संगठन कामयाब हुए, वो जो एकेडमिक्स होते हैं वो रिसर्च करके उसका पेपर निकालेंगे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। आज उनके पास बेशुमार दौलत है। कल आज़ाद मैदान पे जो आपने देखा, बम्बई की कितनी दौलत वाले वहाँ बैठे थे। क्यों बैठे थे? क्योंकि उन सब का पैसा हमारी चुनावी प्रक्रिया को भ्रष्ट करने में इस्तेमाल होता है। तो पैसा है, मसल पावर है, इसलिए वो कामयाब हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास हमारी आस्था है, और हमेशा इतिहास में ये साबित हुआ है कि कितनी भी आस्था कमजोर क्यों न लगे, आखिर में वही हावी हो। सबसे मुश्किल वक्त हो, फिर भी वो वक्त उसी का होता है। उनको बताइए आप। ये सिर्फ अपने देश में नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। सांप्रदायिक ताकतें और इस तरह का एक संकुचित राष्ट्रवाद की बात जिस देश में उठ रही है, उसका साथ दे रहा है कॉर्पोरेट पूंजीवाद। तो ये कॉर्पोरेट पूंजी और इस तरह की सांप्रदायिक ताकतें, उनका गठबंधन पूरी दुनिया पे अब राज कर रहा है। तो उसके खिलाफ लड़ना होगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया को जो बाजार बनाना चाहती है ये ताकतें, और हमको बाजार की सिर्फ कठपुतलियां बनाना चाहते हैं, उसके खिलाफ हमको लड़ना। तो ये बड़ा जाल है, ये समझना होगा। नहीं, एक बात तो ये है कि सिर्फ ईवीएम की हेराफेरी की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये अलग अलग तरह के मैनिपुलेशंस उसमें हुए, बहुत सारी गड़बड़ियां उन्होंने की है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है, तो उन सबके खिलाफ लड़ना होगा। सिर्फ हम ईवीएम को फोकस करके लड़ेंगे तो वो एक ही सीमित दायरे की लड़ाई होगी। हमको लड़ाई इस बात पर करनी चाहिए कि हमारा देश जनतांत्रिक है। यहाँ पे आम जो जनता है, यहाँ की जो आवाम है, उसको सबसे ज्यादा अधिकार है, और उसको फंसा कर उसके साथ हेरा फेरी करके आप चुनाव जीतते हो, ये जनतंत्र के खिलाफ है। तो इन सबके खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, अलग अलग गांव के लोग भी अपने अपने तरीके से उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हम अलग अलग
जो ये प्रक्रियाएं चल रही है उन सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश करें। तो हम लोग सबको इकट्ठा करके जो सारी शक्तियां नागरिक सोसाइटी के एक्टिविस्ट लोग अभी बात उठा रहे हैं, जिनको ये चिंता है कि चुनावी प्रक्रिया में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उनको सबको साथ लाएंगे और फिर एक यूनाइटेड स्ट्रेटजी बनाएंगे और लड़ेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आज यहाँ मोर्चा ले गए, कल ईवीएम पे लिया, कल परसों कहीं और लिया। इसके लिए एक संघर्ष करना होगा और जब संघर्ष करना होता है तो पहले रणनीति बनानी पड़ती है। वो रणनीति हम बैठ के बनाएंगे आने वाले दिन। बटेंगे तो कटेंगे उनकी मानसिकता का एक प्रदर्शन था कि जहां वो एक संप्रदाय, एक समुदाय के अंदर डर की भावना बिठाना चाहते हैं। ये हेट स्पीच का ही एक नमूना है। हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं ऑलरेडी दर्ज है, उन पे सुनवाई हो रही है। जितनी त्वरा से होनी चाहिए, जितनी अहमियत मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही, लेकिन वो लड़ाई जारी है। और ये सारे जो इंसिडेंट्स बन रहे हैं, प्रधानमंत्री ने का भी जो एक है तो सेफ है, वो भी इसी की श्रृंखला की अगली कड़ी है कि वो एक संप्रदाय को बोल रहे हैं, डरा रहे हैं कि आप डरते रहो करके। तो ये सारे हेट स्पीच के खिलाफ भी जब ये सुनवाई होगी तब तक उसमें ये ऐड किया जाएगा। ये बात अडवाणी ने शुरू की थी, तुष्टीकरण का मुद्दा उठाकर जो किया था, तो हिंदुओं के दिमाग में ये बिठा दिया था कि भाई उनकी मेजॉरिटी होने के बावजूद वो उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। और उसी भावना को मोदी ने आगे ले जाकर ये कहा है कि मैं हूं तो तुम सुरक्षित हो, वरना तुमको खा जाएंगे। वो सबके साथ में तो उन्होंने अडानी का ही विकास किया है। देखिए, हम तो पब्लिक से जुदा कभी होते ही नहीं। हम तो हमेशा चुनाव हो ना हो, हम पब्लिक में ही रहते हैं और पब्लिक के साथ जुड़े रहते हैं। हमारा काम लोकसभा के चुनाव के बाद भी हमने मिठाइयाँ बांटने में हमारा वक्त ज़ाया नहीं किया था। चुनाव के रिजल्ट के दूसरे ही दिन उल्काताई और सब लोग काम पे लग गए थे कि भाई असेंबली के इलेक्शन के लिए काम करना पड़े। असेंबली के इलेक्शन में निष्फलता भले मिली हो, पर इसका मायना ये नहीं है कि हम मायूस होकर बैठ जाएंगे। कॉरपोरेशन का इलेक्शन आने वाला है, उसके लिए लड़ेंगे। मुंबई को बचाना है, क्योंकि अगर इनके हाथों में मुंबई कॉरपोरेशन में भी बहुमत मिलता है तो इनका जो मंसूबा है कि मुंबई को यूनियन टेरिटरी बनाकर दिल्ली के प्रशासन में मुंबई को ले जाए, महाराष्ट्र से अलग कर दे, उस मुद्दे पर वो चुनाव हम लड़ेंगे। और जनता तक जाकर वो ये चेतावनी हम देते रहेंगे कि कॉरपोरेशन का इलेक्शन महज नगर पालिका का इलेक्शन नहीं है, वो मुंबई के अस्तित्व का सवाल है, महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। तो वो हम लड़ेंगे। उसमें हम बैलेट पेपर ला सकते हैं या नहीं, हम नहीं बता सकते। हम वो मुद्दा उठाएंगे, उसके लिए लड़ाई करेंगे। हमारे पास सिर्फ लड़ने का शस्त्र है, हम लड़ सकते हैं और हम लड़ते रहे। हम जनता तक हमारा सत्य लेते जाएंगे। जनता उसे माने तो हमारे लिए अच्छा होगा, अगर ना माने तो उनका बुरा होगा। और हम भी जनता ही है। हम भी जनता है, हम कोई नेता नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, नेता नहीं। हम हमारे मुसलमान दोस्तों के साथ भी काम कर रहे हैं, हम मुसलमान संगठनों के साथ भी काम कर रहे हैं। हमारे नज़र में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख ये डिवाइड नहीं है। हम इंसानों के अधिकार के लिए लड़ते हैं और हम लड़ते रहेंगे और सबके साथ मिलकर ही लड़ेंगे। उसमें किसी का ना धर्म पूछेंगे ना जात पूछेंगे। APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये जो संस्था है, ये नेशनल लेवल की एक संस्था है जिसके सेक्रेटरी नदीम खान जो नेशनल सेक्रेटरी है, इनको 29 और 30 तारीख नवंबर को पुलिस ने जो उनके घर पे, उनके ऑफिस पे, और फिर बाद में वो वहाँ नहीं मिले तो बेंगलोर में जाके जिस तरह से बगैर किसी पेपर के, बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी नोटिस के अरेस्ट करने की कोशिश की और असंवैधानिक जो कार्रवाई वो करने को गए, उसका निषेध करते हुए कि पुलिस यंत्रणा वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमल बजावनी के लिए उसको नियुक्त किया गया है। और ऐसी संस्था अगर असंवैधानिक पद्धति से कार्रवाई करेंगी
तो जाहिर है कि इस देश में और इस राज्य में इस तरह से अराजकता फैलेंगी और लोगों के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म होगा। तो हम नदीम खान की तरह और भी कई ऐसे लोग हैं, तो हम यही चाहते थे कि इसको एक मिसाल बना के कि किसी के भी साथ चाहे कोई भी हो, जैसे आज आपने देखा कि बनारस में सर्व सेवा संघ के जो लोग हैं वो जिनको आज अरेस्ट किया गया है, हालांकि वो बहुत ही शांतिपूर्वक 87 दिन से वहाँ पर अपना सत्याग्रह में बैठे थे, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दिया है, तो उसका भी हम निषेध करते हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसीलिए रखी गई कि इस तरह से कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संगठन से हो, अगर वो संवैधानिक पद्धति से ये देश में काम कर रहा है, अगर वो मजलूमों के साथ, जो न्याय से पीड़ित लोगों के साथ उनको न्याय मिलाने के लिए काम कर रहा है, वो बुलडोज़र कल्चर को पे रोक लगाने का काम कर रहा है, जो कम्युनल चीज़ों पे रोक लगाने के लिए संविधान के हिसाब से काम कर रहा है, तो ऐसी संस्था का या और कोई भी अगर संस्था ना हो, कोई अकेला आदमी भी कोई इस तरह के काम कर रहा है, तो हम उसका साथ देंगे। उसकी जो भी असंवैधानिक तरीके से उसके साथ जो व्यवहार किया जाएगा उसको हम कंडेम करेंगे और उसको न्याय मिलाने के लिए उसके साथ हम हमेशा साथ में रहेंगे। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जहाँ आके हमको दीवार सी नज़र आती है। उमर खालिद और जो आपने नाम लिया, उनके लिए सारी कोशिशें सुप्रीम कोर्ट तक की गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा कि हमको जो हमारा ये अधिकार है, किसी भी इंसान का अधिकार है कि उसको बेल दिया जाए, लेकिन वो लोग भी उसमें नाकाम रहे, या वो लोग भी क्यों ना दे पाए, इसलिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसके ताल्लुक से, क्योंकि न्यायपालिका में इशू है, हम उसके ताल्लुक से बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते।